हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी से इंग्लिश हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। बस इतनी सी बात कहनी है कि कोई भी वीडियो आप लोग देखा करिए तो पूरा देखिए, क्योंकि हर वीडियो में एक टॉपिक रहता है। तो जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे फिर वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा, तो फिर वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अपना परिचय कराना तो मैं भूल ही गया, तो परिचय भी करा देता हूं। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आप देख रहे हैं ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। कोई भी सेंटेंस है उसको हिंदी से अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको टेंस पहचानना चाहिए। कोई भी हिंदी का सेंटेंस है, अगर उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको टेंस पहचानना चाहिए। टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है और फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा। सेंटेंस चाहे कितना भी छोटा हो और चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो मान लीजिए कोई आपको सेंटेंस मिला आपको ट्रांसलेट करने के लिए, और उसमें उस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आ गया। क्या आ गया? रहा है, रही है, रहे हैं। इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। ठीक है, तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसको पढ़ करके ये पता चले कि जो एक्शन है वो बीते हुए समय में कंटिन्यू है, मतलब जारी है, अभी चल रहा है। ठीक, तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की पहचान होती है था, थे, थी। पास्ट का कोई भी वाक्य आएगा तो उसमें था, थे, थी आएगा। अब कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो रहा, था, रही, थी, रहे थे, यही इसकी पहचान बन जाएगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है, देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है, देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। रहा है, रही है, रहे हैं आएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। रहा था, रही थी, रहे थे आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। हर टेंस का पहचान अलग अलग होता है, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट, उसका पहचान कुछ और था, हेल्पिंग वर्ब कुछ और था। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान या, ये, अब पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डेट। लेकिन अब टेंस हमारा बदल गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो उसका पहचान भी बदल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान, हेल्पिंग वर्ब पहचान तो रहा था, रही थी, रहे थे हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब होगा, एक होगा वाज और एक होगा वेयर। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर, जिसमें से वाज का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एसएस का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। वेयर का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल में कौन कौन आएगा? प्लूरल में आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल में आएगा। सिंगुलर में कौन कौन आएगा? ही, सी, इट। तो अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर है तो वाज लिखेंगे, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल है तो उसके साथ हम लोग वेयर लिखेंगे। हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म लगेगा, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी। अब कंटिन्यूअस नहीं, कोई भी ऐसा टेंस जिसके नाम में आईएनजी लगा है, कोई भी ऐसा टेंस जिसके नाम में कंटिन्यूअस लगा है, उसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर। वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वेयर का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पास्ट कंटिन्यूअस वर्ब के कौन सा फॉर्म लगेगी? आईएनजी। ठीक, देखिए, जब जब टेंस बदलेगा तो तीन चीज ध्यान रखना चाहिए, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। क्योंकि जब जब टेंस बदलता है तो यही तीन चीज बदलता रहता है। अब आइए हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। तो जब हम अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। कोई भी टेंस हो जब ट्रांसलेट किया जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग वाज और वेयर लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का नंबर आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का नंबर आता है। तो अब मेन वर्ब के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसकी कहीं फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो हम लोग वर्ब की कौन सा फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वेयर, फिर सब वर्ब का आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमको एग्जांपल लिखना हो, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। अब मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी वाक्य के अंत में क्या लिखा है? रहा था। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसको पढ़ के हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला है कि पढ़ने वाला एक्शन अभी जारी है, अभी खत्म नहीं। पास्ट समय में, बीते हुए समय में पढ़ने वाला एक्शन अभी जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें? वह की इंग्लिश क्या होगी? ही, क्योंकि ये मेल है। अगर फीमेल रहता तो सी। इसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वेयर। अब यहां ही आपका सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखेंगे? वाज। अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल आता तो फिर वेयर लिखते। फिर वर्ब की एनजी। वर्ब कौन है इसमें? पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश रीड। रीड में एनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? अपनी पुस्तक। अपनी की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। जो सब्जेक्ट होता है उसी का पजेसिव अपना की इंग्लिश होती है, ठीक। तो यहां सब्जेक्ट क्या? ही। तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज। इसके बाद पुस्तक हो गया। अगर यहां सब्जेक्ट आई रहता तो यहां माई लिखते, ही रहता तो हर लिखते, दे रहता तो जर लिखते, ठीक। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए। अगर जैसे रहे, वे हॉकी खेल रहे थे, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। तो पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। पहले क्या करेंगे? टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है? रहे थे। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थे, रहे थे आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा? सब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर है, इसी को रट डालिए, इसी को देख के इसी के क्रम में हमको लिखते जाना है। पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता मतलब जो काम को करे। इसमें काम कौन कर रहा है? वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। खेलने का काम वही तो कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब दे आपका प्लूरल है, इसलिए क्या लगेगा? वेयर। फिर वर्ब की एनजी। वर्ब कौन है? खेलना। खेलना की अंग्रेजी प्ले। एनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? हॉकी। ये हो गया आपका, ठीक। अब ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। मान लेते हैं सेंटेंस आपकी निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। तो अगर सेंटेंस निगेटिव है तो याद रखिए उसमें नहीं वर्ड आएगा। क्या आएगा? नहीं। नहीं की इंग्लिश नॉट होती है। नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नॉट। और याद रखिए नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। कोई भी टेंस रहेगा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज होगा। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का, उसमें अगर सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें नॉट नहीं लग सकता। मतलब कहने का है कि अगर नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज वेयर। तो जो नहीं की इंग्लिश है इसी वाज वेयर के बाद यहीं पे लगेगी, ठीक है। अब बाकी सब सेम रहेगा, तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। इसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की आईएनजी। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब इसका एग्जांपल दिखाते हैं आपको। इसको हम मिटा देते हैं। ये देखिए निगेटिव। देखिए
रीता एक मधुर गीत नहीं गा रही थी। मान लीजिए इसको हमको ट्रांसलेट करना है। रीता एक मधुर गीत नहीं गा रही थी, तो पहले हम क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी, फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब कहाँ आएगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है, रही थी। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। टेंस पहचान लिया। अब सेंटेंस पहचानिए। इसमें नहीं शब्द दिया, क्या दिया है, नहीं, इसलिए निगेटिव हो गया। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ट्रांसलेट करिए। तो ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। ये देखिए नीचे लिखा है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। कर्ता मतलब जो कार्य को करे। तो इसमें गाने वाला काम कौन कर रहा है, रीता। तो यही रीता आपका सब्जेक्ट मतलब कर्ता हो गया। सब्जेक्ट के बाद वाज और वेयर। रीता आपका सिंगुलर है इसलिए वाज, अगर यही प्लूरल रहेगा तो वेयर। ठीक, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी। वर्ब कौन है, गाना। गाना की अंग्रेजी सिंग, तो सिंग में आईएनजी जोड़ दीजिए, सिंगिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, गीत, ए सॉन्ग। ये गीत नाउन है आपका, इसलिए इसकी इंग्लिश सॉन्ग है। गा रही थी वर्ब है, ये सिंगिंग है। ठीक, नेक्स्ट आ गई। मान लेते हैं सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव। अब देखिए बार बार एक ही बात बताते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो हम अनुवाद करने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले हम यही देखते हैं कि उसमें कौन सा क्वेश्चन वर्ड है और कहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो तरह का कंडीशन होता है। एक, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा जिसकी इंग्लिश कभी लिखी जाएगी और कभी नहीं लिखी जाती है। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा जिसकी इंग्लिश कभी लिखी जाएगी, कभी नहीं लिखी जाती है। ये क्वेश्चन वर्ड कौन होता है, याद करिए, बार बार आपको बताए हैं। क्या एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसकी इंग्लिश कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है। इसीलिए देखना पड़ता है कि क्या कहां पे लिखा हुआ है। अब क्या को छोड़ करके कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो उसकी इंग्लिश हमेशा लिखनी है। ठीक, लेकिन क्या में ये प्रॉब्लम है कि उसकी इंग्लिश कभी लिखनी और कभी नहीं लिखनी। तो बस हम यही जान ले कि कब क्या की इंग्लिश लिखना है और कब क्या की इंग्लिश नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए, अगर क्या हिंदी सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है, क्या अगर हिंदी सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। कब, जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब। ठीक है, अब तो करेंगे क्या, जो टेंस रहेगा उसके हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज और वेयर। तो इसी वाज वेयर को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिखना है। मतलब कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्या सेंटेंस के स्टार्ट में है, कहां पर है, स्टार्ट। स्टार्ट मतलब शुरू में। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। व्हाट होती है, लेकिन तब हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, जब क्या स्टार्ट में आएगा तब। तो करेंगे क्या, इस सहायक क्रिया वाज वेयर को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, बाकी सब अपने ही जगह पर रहेगा। तो ऐसे जैसे हो जाएगा वाज वेयर, इसको उठा के यहां लिख दिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी, बाकी सब अपने ही जगह पर रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, क्या मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है, क्या वह रो रही थी, तो तरीका वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी, फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है, रही थी। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। क्यों इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द लिखा और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव है कहां, सेंटेंस के स्टार्ट में है कि सेंटेंस के बीच में। तो ये इंट्रोगेटिव कहां लिखा है, सेंटेंस के स्टार्ट में। तो याद रखिए, अब अगर क्या बोले कि अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज वेयर। वाज वेयर किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन इसमें, वाह की इंग्लिश क्या होगी, सी, क्योंकि ये फीमेल है, लड़की है। और हो गया, अब ये वाज, आप सी आपका सिंगुलर है इसलिए वाज।
तो यही देखिए, ये हो गया फिर ये हो गया। अगर यही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता तो फिर वेयर लिखते। इसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब कौन है, रोना, रोना की इंग्लिश क्राई, क्राई में आईएनजी जोड़ दीजिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, छोड़ दीजिए, ठीक। लेकिन अगर यही क्या सेंटेंस के बीच में रहा होता तो यहां हम व्हाट लिखे होते, अगर रहा होता तो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक इंट्रोगेटिव हो गया। दूसरा, कभी कभी ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्या, सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है। कभी कभी ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, बीच में, बीच में मतलब मिडिल में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, मिडिल में। तो मान लेते हैं अगर कोई ऐसा हिंदी का सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, तो जब इंग्लिश बनाते हैं तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम लोग इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे। हिंदी में क्वेश्चन वर्ड कहां रहेगा, बीच में, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसको वहां से उठा करके स्टार्ट में लिखेंगे। याद रखिए, हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में भी आ सकता है, बीच में, दोनों जगह आ सकता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आएगा। तो हिंदी में रहेगा बीच में, इंग्लिश में कर देंगे उसको सेंटेंस के स्टार्ट में। और सेंटेंस के स्टार्ट में कहां, हेल्पिंग वर्ब के पहले। देखिए, यही इंट्रोगेटिव की रचना है। अभी ये ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ना रहता तो यहीं पर हम लोग जोड़ देते हैं, तो यही बीच वाला, यही वाला रूल बन जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखोगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस में, दुनिया का कोई भी टेंस हो, एक्टिव हो पैसिव हो, सब में यही नियम है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब सेम है, केवल क्वेश्चन वर्ड यहां जोड़ दिया। तो मतलब कि अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड केवल क्या होना चाहिए, क्या को छोड़ के कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड है तो उसकी इंग्लिश हमेशा लिखाएगी, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, स्टार्ट में हो, लास्ट में, चाहे जहां हो, इससे नहीं मतलब है। केवल क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। कब, जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब, ठीक। अब बाकी कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड है अगर बीच में है या शुरू में है तो उसकी इंग्लिश हमेशा लिखाएगी। और कहां लिखाएगी, सेंटेंस के स्टार्ट में ही लिखाएगी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में ही आता है। हिंदी में भले बीच में चला जाए लेकिन इंग्लिश में कभी बीच में नहीं जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, देखिए, वह क्यों रो रहा था। मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, लास्ट में क्या लिखा है, रहा था। तो कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, कौन सी टेंस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब सेंटेंस पहचानिए कौन सा है, टेंस के बाद सेंटेंस पहचाना जाता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है, ठीक। तो इंट्रोगेटिव वर्ड लगा है, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा, इसलिए इंट्रोगेटिव है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। तो क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों, ये कहां पे लिखा है, बीच में। तो हिंदी में बीच में लिखा, लेकिन इंग्लिश में कहां चला जाएगा, शुरू में, ठीक। तो शुरू में, देखिए यही नीचे रूल है, यही हिंदी में बीच में आ सकता है लेकिन इंग्लिश में बीच में नहीं जाएगा, तो ये शुरू में आएगा, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। यही क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, वाज वेयर। वाज वेयर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन इसमें, वह की इंग्लिश ही होगी। अब ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज। तो ये क्रम याद रखिए, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर वर्ब क्या, वर्ब कौन है, रोना, क्राई, क्राई में जोड़ दीजिए, क्राई, क्वेश्चन मार्क, हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं दिया, छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहता, वह क्यों नहीं रो रहा है, वह क्यों नहीं रो रहा, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो नहीं की इंग्लिश नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगी। व्हाई वाज ही नॉट क्राइंग, ठीक। देखिए सेंटेंस, ये देखिए सेंटेंस केवल निगेटिव, अगर ये अफर्मेटिव है इसको हमको निगेटिव बनाना, क्या बनाना, निगेटिव। तो निगेटिव बनाएंगे तो नॉट को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। दुनिया का कोई भी टेंस हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है, ठीक है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, वो आप इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं खड़ा था, वह बैठी नहीं थी। ये दो प्रश्न है। अब देखिए, चलिए मैं बता ही देता हूं। देखिए ये क्या लिखा, मैं खड़ा था। अब इसके लास्ट में रहा था रही थी आया है नहीं, तो देखने में लग रहा है कि ये पास्ट कंटीन्यूअस नहीं है, लेकिन ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। वह बैठी नहीं थी, रहा था रही थी है नहीं, देखने में लग रहा है कि पास्ट कंटीन्यूअस नहीं है, लेकिन ये पास्ट कंटीन्यूअस ही है। क्यों पास्ट कंटीन्यूअस है? क्योंकि एक्शन जारी है। मैं खड़ा था मतलब खड़ा रहने वाला एक्शन अभी जारी, अभी समाप्त नहीं हुआ। तो देखिए था थे थी लगा इसलिए पास्ट, और एक्शन अभी जारी है, कंटिन्यू है, इसका मतलब कंटिन्यूअस, दोनों मिला के पास्ट कंटिन्यूअस। सेम वही चीज है, था थे थी आया है, लास्ट में थी आया इसलिए पास्ट अरे पास्ट। अब बैठी थी मतलब बैठने का काम अभी जारी है इसलिए कंटिन्यूअस, दोनों मिला के पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस। कोई जरूरी नहीं है कि रहा था रही थी आएगा तभी पास्ट कंटिन्यूअस है। ये देखा जाता है कि एक्शन जारी है कि नहीं। ठीक है, मैं खड़ा हूं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट में एक्शन जारी है। ठीक है, अब मैं खड़ा था, ये पास्ट में एक्शन जारी है इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो ये भी पास्ट कंटीन्यूअस है, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस है। आई होप इसको आप बना करके आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को आप शेयर करते रहिए, ठीक, और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।